केनेथ अपने उसमें बुक में लिखते हैं कि करीब 7.5 फीट इसकी ऊंचाई थी जी। 7.5 फीट। इसने बैलगाड़ी को इतना तोड़ा कि एंडरसन लिखते हैं कि एक एक टुकड़ा कर दिया। अरे बाप रे जैसे बाप। माचिस को तोड़ दे कोई, वैसे इसने पूरे बैलगाड़ी बिखेर दिया, बिल्कुल बिखेर दिया। ना सिर्फ मारा, उनको खींच करके मैदान में लाया और रगड़ता रहा पैर से। हाथी, इसलिए मैंने पिछली बार बताया कि हाथी जब किसी को मारता है तरीके से तो झोले में आदमी जाता है। जब वो टर्न किया तो भाई साहब उसको जैसे लगा कि वो एक्सपोज हो गया, किसी ने उसको खलल डाल दी। क्या हो गया, वो उसकी वही की फितरत दौड़ा उनकी तरफ। तो इन्होंने पहली गोली मारी सूंड में। मैंने देखा जब इसको मारा गया तो ये खड़े बेहोश हो गया। अरे बाप रे बाप। वो खड़ा ही था, गिर गया? नहीं गिरा ही नहीं, खड़ा ही बेहोश था वो। अरे लेटा भी नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ, जैसे फ्रीज हो गया हो। उसके टस काट दिए दोनों, पूरे नहीं, आगे के इतने थोड़े काट दिए। जैसे कभी आपके साथ हुआ कि किसी ने हाथी ने आपको पहचान लिया हो? नहीं, अच्छा वो नहीं पहचाना। मुझे हाथी क्यों पहचानेगा भाई, मैं अपन जंगल में गए थे, निकल के चले आए। कहते हैं कि कहानियों का इतिहास इस दुनिया के इतिहास से बस एक दिन पुराना है। यानी अगर आज दुनिया बनी तो उसके अगले दिन से लोगों ने एक दूसरे को कहानियां सुनानी शुरू कर दी कि कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था। कहानियां हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा हैं। हम इमोशंस उनमें व्यक्त कर पाते हैं, किसी और की ज़िंदगी को जान पाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी कहानियों से भरी हुई है। लेकिन एक कहानियाँ ऐसी भी हैं जो जंगल की कहानियाँ हैं, जहाँ रोज़ का संघर्ष है, जहाँ की अपनी खूबसूरती है, जहाँ के कुछ मुश्किल सवाल हैं, जहाँ की कुछ फ़िक्र है जो करनी बहुत ज़रूरी है। उन जंगलों की कहानियाँ लेकर हम आते हैं आपके इस ख़ास पॉडकास्ट में जिसका नाम है शेर खान। और हमारे साथ मौजूद हैं हर बार की तरह आसिफ खान उर्फ खानचा उर्फ शेर खान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शेर खान साहब। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप हमें कहाँ लेकर चल रहे हैं? जंगल जिंदाबाद, ये बोलना भूल गए आप। तो हर बार हम अलग अलग जंगल जाते हैं। हमने कई बार जिम कॉर्बेट साहब की बात की, उनकी किताबों पर बात की। तो मुझे लगा इस बार आपको एक आध और किताबों के बारे में बताया जाए। केनेथ एंडरसन साहब आपने सुना होगा। जी जी जी, बेशक। तो आज उनकी किताब पे बात करेंगे और फिर अपनी उनकी कहानी जो थी वो थी, फिर हमारी कहानी। साउथ के जंगलों में काम उन्होंने काफ़ी बिल्कुल बहुत अच्छा किया। और इन्होंने 1954 में किताब लिखी थी 9 मैन ईटर्स 1 रोग। तो वो किताब कमाल की थी। केनेथ साहब जो थे ये बेसिकली सिकंदराबाद में, जो कि तेलंगाना में आता है, वहाँ पैदा हुए। और इनकी 6 पुश्तें यहीं की थी, इंडियन। तो ये इंडियन थे वो, आप कह सकते हैं। किताबें जो उन्होंने ज़्यादातर लिखी वो साउथ के, मतलब जैसे जिम कॉर्बेट साहब उत्तराखंड को बहुत अच्छे से जानते थे, उनकी सारी किताबें लगभग वहीं की थी। एंडरसन साहब भी साउथ के। तो ये उनसे पहले के वक्त में रहे या लगभग वैसे ही से रहा उसी टाइम पर? तो इन्होंने फिर जंगल पे बहुत किताबें लिखी। मेरे ख्याल से 8 किताबें इन्होंने लिखी हैं और काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी हैं। इनके मेन रहते थे जानवर, चिड़िया, जंगल, इसके ऊपर किताबें लिखी। और इन्होंने ऑफिशियली जो बोला जाता है 7 टाइगर मारे हैं और करीब करीब 8 लेपर्ड। लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है कि इन्होंने करीब करीब 15 से 20 टाइगर इन्होंने मैन ईटर मारे। हाँ, मैन ईटर। और वैसे क्योंकि शिकार तब वो भी था, लीगल था तब। हाँ। और तो यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। ओके। तो इनके कभी इनके कुछ किस्सों के बारे में कुछ बताएं। कभी इनका सामना जब हुआ हो मैन ईटर लेपर्ड से, तो कैसे इन्होंने उसको किया और ये किस तरह के शख्स थे? कुछ और उनकी जानकारियाँ। जैसे टाइगर्स और लेपर्ड में क्या होता है, जब किसी को मारते हैं उन्हें मैन ईटर कहा जाता है, मैन किलर कहा जाता है। कई बार मार कर खाते नहीं, मैन किलर भी कहा जाता है। लेकिन हाथी जब इस तरीके का हो जाता है, जो बेकाबू हो गया, मैं कहूँगा बीमार हो गया, पागल कहना ठीक नहीं होता, तो उसे रोग कहते हैं। तो ये कहानी थी बनापट्टी। जी, तमिलनाडु में पड़ता है। सेलम जिला एक पड़ता है, वहाँ का एक छोटा सा गाँव था जी। वहाँ की कहानी है कि कैसे एक हाथी ने वहाँ पे कई सारे लोगों को मारा। और केनेथ अपने उसमें बुक में लिखते हैं कि करीब 7.5 फीट इसकी ऊंचाई थी। जी, 7.5 फीट इसकी ऊंचाई थी और 18 इंच का इनके दांत थे। 18 इंच के दांत, एक दांत।
एक टूटा हुआ था और दूसरे दांत न होने की वजह थी कि ये जो जगह थी जी, ये कावेरी नदी के बैंक पे बसा हुआ था, किनारे पे। बहुत ही खूबसूरत जंगल, नदी और हाथियों के लिए एक अच्छी जगह, वाह। और बाकी सारे जानवर भी थे। तो पूरा मंजर वैसे ही था जैसे कि जंगल एक परफेक्ट जंगल होना चाहिए, बिल्कुल वो था। तो वहीं नदी के किनारे पे वाडापट्टी करके एक छोटा सा इलाका था जंगल का। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। तो वहाँ पे हाथियों की झुंड थी और उसी झुंड में ये रहते थे, ये 18 इंच दांत वाले हाथी। जी। हाथी बहुत अच्छे तरीके से इंसानों की तरह फैमिली में रहते हैं और जब मेल बड़ा होता है जी, जब वो 12 से 14 साल 15 साल का होता है तो उसको झुंड से बाहर कर दिया जाता है, जी। इनब्रीडिंग ना हो सके। हाँ हाँ हाँ। हाथी जो है जमशेद भाई ना, वो बिल्कुल फैमिली की तरह होते हैं। तो इनकी जो लीडर होती हैं जी, वो फीमेल होती है, जी, जो सबसे उम्र दराज होती हैं, जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। जी। और जब मेल बच्चा इनके झुंड में आता है हम्म। तो 12 से 15 साल के बीच में उसे झुंड से बाहर कर दिया जाता है जी। ताकि इनब्रीडिंग ना कर सके। राइट। ये अलग किस्म का हाथी था। ये अपने ही झुंड में मेट करने की कोशिश करता था। अच्छा, ऐसा कुछ था। ऐसा था। और ये बहुत अग्रेसिव भी था साथ में। तो इसको कई बार समझाया गया अपनी लैंग्वेज में, जो फीमेल थी, जो हेड थी और बाकी लोग, कि ये सब नहीं चलेगा, टाइप से निकलो यहाँ से और ये आदतें बंद करो। बट ये मानता ही नहीं था। तो अक्सर झुंड में दूसरे हाथी आते हैं, मेल हाथी आते हैं मीटिंग के टाइम पे। तो इसने कोशिश की, जो मेल टस्कर आए थे हाथी, उन्होंने उसको अच्छे से कुटाई की, मतलब टस्क अपने घुसा दी इधर से उधर से, जख्मी हो गया ये ठीक ठाक। और उसी में इसके एक दांत भी टूटे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो दांत ये है टूटे कहानी। ये कहानी थी। और इसको झुंड से खदेड़ा गया, खदेड़ दिया, निकल गया। फिर भी एंडरसन लिखते हैं कि ये झुंड के इर्द गिर्द घूमता ही रहता था। कोशिश रहती थी कि फिर आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि एक बार कुटाई हो चुकी थी इसकी। अब यहाँ पे ये आदमी हाथी जो था ये बिल्कुल बदहवास पागल, गुस्से में, मतलब हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। ये तो बात सही है। और हार इस बात पे हो जहाँ पे इज्जत का सवाल था उसकी, तो वो बात खदेड़ दिया गया, ग्रुप खदेड़ गया। अक्सर मैंने भी जंगल में देखा है, जो एकड़ हाथी होता है जब उसे झुंड से खदेड़ा जाता है और जब हीट पे आता है यानी मेटिंग टाइम पे आता है तो बहुत ही भयानक रूप होता है। मैंने कई बार जिक्र किया है शेर खां में ही कि कॉर्बेट में कई बार मुझे लाल कान हाथी था जो एकड़ था, वो बहुत दौड़ाता था, गुस्से में रहता था। गुस्सा इतना कि टस्क कई बार वो लोग जमीन में गाड़ देते हैं अपना, बाप रे बाप, पेड़ में घुसा देते हैं गुस्से से। तो ताकत भी है, बेशक ताकत बेशुमार है उसमें। तो इसके साथ भी यही हुआ, गुस्से में इधर उधर जा रहा था। और दूसरी चीज की, जब किसी हाथी का दांत टूटता है ना, अभी आपका दांत टूट जाए बहुत दर्द होता है। इसका तो तोड़ दिया गया था, हाँ जाहिर बात है, तो दर्द भी था, गुस्सा भी था और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था। तो ये वहीं अपना जंगल के रास्ते से जा रहा था और टर्न वहाँ पे था, तो उसने देखा एक बैलगाड़ी आ रही है। अच्छा। 2 बैल बंधे हुए, उसको एक बंदा हाँकता हुआ और बैलगाड़ी में बांस लदे हुए थे। किसी कॉन्ट्रैक्टर का था जो लोड करके कहीं पहुंचा रहा। बैलगाड़ी को देखते के साथ ये अगला आग बबूला हो गया गुस्से से और ये दौड़ा बैलगाड़ी की तरफ। तो जो हाँक रहे थे घबरा गए, कि वो समझ गया कि ये भैया ये चढ़ने वाला है पूरे बैलगाड़ी पे। वो उतर के भाग गए। इसने बैलगाड़ी को इतना तोड़ा कि एंडरसन लिखते हैं कि एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया उसका। अरे बाप रे, जैसे माचिस को तोड़ दे कोई, वैसे इसने पूरे बैल बिखेर दिया, बिल्कुल बिखेर दिया। और उसके बाद आया बैल की तरफ। बैल चूंकि बंधे हुए थे, भाग नहीं सकते। भैंस थी, सॉरी। अच्छा। उसने एक भैंस को, उसके ऐसे मुड़े होते सिंग होते हैं, पकड़ा और उठा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, दूर जा करके गिरा। हाथी में बहुत ताकत। सुबह जब लोग उस स्थान पे पहुंचे, जगह पे पहुंचे देखने के लिए, तो उस बैल का सिंग सर से अलग था, पैर टूटे हुए थे और उसकी टूटी हुई हड्डियां जमीन में गड़ी थी क्योंकि मिट्टी बहुत मुलायम थी। दूसरे बैल को, भैंस को इसने टस घुसाया था, हालांकि वो भाग गया जान बचा कर। किस तरह उसकी जान बच गई। ये पहला इंसिडेंट था जहाँ पे वो रोग हुआ। पहले वारदात को उसने रोग मतलब अंजाम दिया। और इसके बाद से उसका
सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है कि कैसे उसने पूरे इलाके में दहशत बनानी शुरू कर दी। नदी के पार जाने वाले लोग, जो तो कावेरी नदी थी, अक्सर हादसे शुरू हुए। किसी को पकड़ के पेड़ पे पटक के मार देता था, किसी को टस घुसा कर, सीरियल किलर टाइप का, एकदम पागल, मारता रहा। अब यहाँ पे एंट्री होती है केनेथ साहब की। वहाँ पे जो कावेरी नदी में गोल्डन महाशीर मिलती थी, मछली एक होती है बड़ी सुंदर, कॉर्बेट में भी पाई जाती है, नैनीताल की झील में भी आपको दिख जाएंगी। और इनको जानकारी थी केनेथ साहब को कि हाथी यहाँ आया है जो रोग हो गया है और लोगों को बहुत मार रहा है, ये कर रहा है। केनेथ लिखते हैं कि इनकी पहली मुलाकात जो हाथी से हुई थी वो कावेरी के बैंक पर हुई थी, मतलब नदी के किनारे पे, जो कि पनापट्टी से 4 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये माना जाता था यहाँ हाथी नहीं आता है, तो वहाँ बैठ के फिशिंग कर रहे थे। उनको फिश नहीं मिली, गोल्डन महाशीर। दूसरे दिन की बात थी और ये ऐसा माना जा रहा था कि ये बंदा नदी क्रॉस करके कोयम्बटूर की तरफ चला गया, हाथी जो है वो चला गया होगा, इस उसमें वो फिशिंग कर रहे थे। फिश तो मिली नहीं। मोर की कॉल हो रही थी, मोर बोल रहे थे खूब। तो केनेथ लिखते हैं कि उनको लगा कि आज महाशीर नहीं तो मोर ही सही खाने में। उसमें अलाउड था शिकार करना। तो उन्होंने अपनी शॉटगन ली, उसमें 2 गोली डाली और मोर जिधर बोल रहे थे उधर की तरफ चलने लगे। फायर कर दी? नहीं, चलने लगे कि जहाँ सवारी। अच्छा। शॉटगन थी, बहुत दूरी से नहीं मारा जा सकता उसे। मोर तो छोड़ी साहब, जब वो मोर की तरफ जा रहे थे तो एक हाथी की आवाज़ चिंगाड़ सुनाई दी इनको। जब इन्होंने देखा हाथी को तो उनकी तरफ ही दौड़ना शुरू के तूफान की तरह। एंडरसन साहब ने कहा कि भागना तो कोई समझदारी की बात नहीं थी। उन्होंने 2 गोली धाड़ धाड़ चला दी। तो उस गोली की आवाज़ से कुछ सेकंड के लिए वो तो स्पीड कम किया, रुका हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर भागना शुरू किया। अच्छा। ये भी भागे, जितनी जोर से भाग सकते थे भागे और भाग करके अपने लॉज में आए। लॉज में आने के बाद इन्होंने खुद लिखा कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं इतनी तेज भाग सकता हूँ जिस स्पीड से मैं भागा हूँ। फिर उन्होंने अपनी राइफल निकाली और उस हाथी की तरफ गए, बट वो काफ़ी अंदर जा चुका था और अंधेरा तो चूँकि ज़्यादा था, खतरा बहुत था, तो ये लौट करके अपने लॉज में वापस आ गए। ओके। तो हाथी के बारे में जब बात चल रही थी तो अक्सर ये माना जाता है कि हाथी की चाल जो है बहुत तेज़ नहीं होती है, पर जो सिचुएशन आप बता रहे हैं इससे ये अंदाज़ा होता है कि जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हाथी तेज़ भी दौड़ सकता है। हाथी बहुत तेज़ दौड़ता है। हाथी की स्पीड जो है वो ठीक ठाक होती है। मैंने जितनी स्पीड से जिप्सी में भगाया है उतनी स्पीड से हाथी भी भाग रहा था। तो ठीक, जो आपका वो वीडियो मैंने देखा है जिसमें हाथी आके आपकी जीप की तरफ दौड़ता है, जिप्सी की तरफ, देखा है आपने? हाँ, मैंने तो देखा ही है। अच्छी खासी स्पीड होती है, काफ़ी स्पीड है उसकी, बहुत। अच्छा, क्या है कि शहरी लोगों ने आमतौर पे हाथी को सड़क पे चलते हुए देखा है, तो हाथी जा रहा है तो उनको लगता है कि यही उसकी स्पीड है जिसमें हमने देखा है। वो आराम से धीरे धीरे उसको हाँ करे चल रहा है, लेकिन हाथी बहुत तेज़ दौड़ते हैं। जी। तो ये बहुत, तो हाथी को ऐसे आमतौर पे बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर माना जाता है और कि जो जल्दी जवाब नहीं देता पलट के। वो एक मुहावरा भी है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कि हाथी कुछ बोलता नहीं है। लेकिन उसका एक रूप वो भी है कि जब हाथी आपस में जो उनकी लड़ाई होती है तब तो ये हिंसक होते होंगे। कुछ उसके बारे में बताइए, कैसा बर्ताव होता है इनका जब ये लड़ते हैं और क्या सीन होता है वो? देखिए, हाथी, आपने टाइगर को लड़ते हुए देखा है, वो दोनों पैर पे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, पंजों से मारते हैं एक दूसरे को, कुर्राते हैं। हाथी नहीं कर सकता, ये बहुत हैवी होता है। करेक्ट। हाथी की लड़ाई जो होती है ना वो ताकत की होती है। वो एक दूसरे को जोर से बदन टकराते हैं, टस से टस लड़ाते हैं, सूंड से मारते हैं। वो पूरी जो लड़ाई होती है ताकत की लड़ाई। उसमें फुर्ती नहीं है, मतलब दौड़ते हुए आएगा, दौड़, हाँ, पूरा वो दम जो है, दम मार के गिराएगा, आपको गिराने की कोशिश में होती है। तो वो पूरी ताकत की लड़ाई, उसमें टेक्निक उनके अपने होते हैं, बट बाकी जानवरों की लड़ाई से बहुत अलग होते हैं। वो सिर्फ अपनी शक्ति, उनकी एक ही चीज़ है, ताकत। टाइगर के पास नाखून है, लेपर्ड के पास भी नाखून है, दांत है। हाथी के पास सिर्फ वजन है बस, तो अपने वजन की लड़ाई लड़ता है। खैर, वापस अपनी कहानी पे। केनेथ अपने लॉज में आए, उनको बेंगलोर जाना था, वो चले गए। सरकार ने भैया फटाफट इनाम घोषित किया कि इसको मारने वाले को 500 रुपये दिए जाएंगे। उस जमाने में 500 रुपये बहुत होते थे। तो एक शूरवीर जागे हमारे देश के, भारत के ही थे, शिकारी थे, उन्होंने कहा हम मार देंगे इसको।
तो हुआ कि ठीक है साहब जाइए, 500 रुपये मिल जाएंगे आपको। 500 रुपये तो वो होता था एक, उस जमाने में शिकार करना एक प्राइड था, एक तमगा था, ये तमगा कि साहब मैंने शिकारी मारा है, होते मैंने हैं। ख़त्म किया उस हाथी को। तो एक आदमी ने चैलेंज ले लिया कि मैं भैया मारूंगा उसे, मार लूँगा। जाओ वो भैया आए, जाओ। फिर वो 2-3 दिन घूमते रहे उस इलाके में जहाँ पे उसकी हाथी की प्रेजेंस थी। उनको तो नहीं दौड़ा लिया? नहीं नहीं, इनका हश्र तो अभी सुनिएगा। इसलिए कहते हैं कि कई बार जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस थे, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है किताब में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो वो 2-3 दिन तो घूमते रहे। तो एक ऐसी जगह उन्होंने रात गुजारी जहाँ पे हाथी आया ही नहीं था कभी। अच्छा। कि ये जगह सेफ है। वहाँ पर उन्होंने अपना टेंट डाला और 4 आदमी टेंट के बाहर खड़े कर दिए, आग जलवा दी चारों तरफ। बेसिकली क्या है, हाथी या कोई भी जानवर आग से भागते हैं, आपने देखा होगा। जंगलों में अक्सर मसाल लेके लोग जाते हैं कि भगाने के लिए हाथी या किसी जानवर को। अभी भी हाथी जिस इलाके में जाते हैं लोग ढोल पीटते हैं, आग जलाते हैं उसको भगाने के लिए। तो इन्होंने आग जलवा दी और इतनी लकड़ियां भी रखी कि पूरी रात वो आग जलती रहेगी। लेकिन किस्मत क्या हुआ, सुबह हुई, आग ठंडी पड़ चुकी थी। इनकी नींद खुली है हाथी की चिंगार से। इनको लगा यहाँ कहाँ भाई। जब तक ये समझ पाते उनके 4 जो बहादुर लोग थे वो फौरन भाग चुके थे। उसकी चलो भागो यहाँ से। हाथी टेंट में घुस गया और जब टेंट में घुसा तो टेंट का डंडा इनके सर पे लगा, जो तंबू जिस पे खड़ा रहता है, और इनको चोट लगी। हाथी ने इसी जगह इनको मार डाला। ना सिर्फ मारा, उनको खींच करके मैदान में लाया और रगड़ता रहा पैर से, काफी सूंड से उनको पटकता रहा। ब्रूटैलिटी है ये, ब्रूटैलिटी। हाथी ऐसे मारता है, लेकिन यहाँ पे उसको गुस्सा दिख रहा है। वो मारता रहा पैर से, घसड़ता रहा उनको। लेकिन हाथी को ना ब्लड के स्मेल से चिढ़ है। अच्छा। जब उसको स्मेल मिला तो उसने छोड़ दिया। सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मिट्टी और उनका चमड़ी हड्डी सब एक हो गया था, रगड़ रगड़ के। हाथी, इसलिए मैंने पिछली बार बताया कि हाथी जब किसी को मारता है तरीके से तो झोले में आदमी जाता है, उसकी बॉडी का पता नहीं चलता, क्योंकि इतना भारी पैर से जब कोई रगड़ रहा है, आटे की लोई जैसे कोई रोटी बेल रहा है, वो ऐसे ही करता है। मारने के बाद गुस्से में उसको रगड़ता रहता है पैर से। तो 5 मिनट रगड़ देगा तो हम आप तो उसके लिए मक्खन मलाई की तरह एकदम सपाट प्लेन, जैसे वो बन के ऊपर मक्खन लगाते हैं जैसे, हाँ वैसे ही होता है ना, आराम से। फिर सरकार ने भाई साहब की तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। तो 1000 रुपये की इनाम अच्छा रखा गया। लेकिन अब केनेथ साहब आ गए थे कि मैं इसको देखूंगा। तो वो स्टडी करने के लिए उस जगह पे गए जहाँ उस इंसान को, जो शिकारी पहले वाले को हाथी ने मारा था। तो उन्होंने देखा कि बड़ा अनयूजुअल सा था ये, कि इतना गुस्सा कि टेंट तोड़ा, टेंट में मारा, फिर निकाला, रगड़ा, उनका रगड़ा पैटी बना दिया पूरा। लेकिन वो एक स्टडी करना चाहते थे उसके बिहेवियर को, पैटर्न को, पैर के निशान देखे, उसी से उन्होंने अंदाजा लगा कि हाथी करीब 7.5 फीट का होगा। तो वो सब लेना पड़ता है, क्योंकि आप अब हंट पे निकले हैं, ऐसा नहीं किसी बेजुबान को मार दें, आपको आइडिया ना हो। कॉर्बेट भी ये करते थे, कॉर्बेट तो पहले रेकी करते थे, जिससे आपका मुकाबला हो रहा है उसको बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। कॉर्बेट तो मैनेटर जितने टाइगर थे उनकी रिसर्च करते थे, बिल्कुल उसके स्टडी करते थे, उसके इलाके जाके पग माँ को देखना, उसके पैटर्न को देखना। तो अब इनाम जो था 1000 रुपये, 1000 रुपये हो गया। और एंडरसन साहब की एंट्री होती है कि अब मैं इसको ट्रैक करूंगा और मैं इसको हंट डाउन करूंगा। तो केनेथ साहब जो थे पनापट्टी पहुंचे और वहाँ पे ग्वाले थे जो गाय वगैरह पालते हैं जी। वो बहुत अच्छे ट्रैकर भी थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि मेरी मदद करो, हाथी को ट्रैक करना है, हाथी को पर्टिकुलर इस हाथी को। उनसे क्यों कहा? उनकी कोई एक्सपर्टीज थी? हाँ, गाँव वालों ने बताया कि एक ऐसे हैं ग्वाले जो कि हाथी को ट्रैक करना जानते हैं। अच्छा, लोकल आदमी थे। लोकल आदमी है। तो उनको मेरे ख्याल से ये इसलिए करते होंगे क्योंकि उनके खुद के जानवर हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते होंगे, तो इतना जंगल को समझना एक ज़रूरी होगा उनके लिए, इस वजह से एक्सपर्टाइज उनके अंदर रही होगी जी। खैर वो भी तैयार हो गए कि ट्रैक किया जाए। तो कावेरी नदी के ऊपर ही जो जंगल का इलाका था उस पर उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया। अच्छा। दोनों लोगों ने, और पगमार्क दिख रहे थे लेकिन बहुत सारे। तो ये बड़ा मुश्किल था कि ये वही वाला है या नहीं, कोई और तो नहीं है। बहुत सारे थे। 4 दिन हो गए, इनको कुछ आता पता नहीं। 5वां दिन था, ये
ट्रैक करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। घास बहुत लंबी होती है, एलिफेंट ग्रास वगैरह जो हम लोग कहते हैं, जी। होते बड़े बड़े थे, झाड़ वगैरह बहुत थे। तो इनको डंग मिला, गोबर हाथी का जो होता है, वो ताज़ा था लेकिन इतना नहीं, मतलब दिखा, उनको लगा अच्छा ये यहाँ पे हाथी का डंग मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा डंग मिला जो ताज़ा था लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकल रहा होता है। अरे हाथी नहीं, कोई भी इंसान अगर मल त्याग करता है, पॉटी करता है, पूप मारता है, तो उसमें धुआं निकलता है, वो भी नहीं था। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो इनको बिल्कुल फ्रेश डंग और साथ में उनका मलमूत्र जो होता है, पेशाब जिसे हम कहते हैं, वो दिखा। इन्होंने देखा कि ये ताज़ा है। तो फिर मूत्र और मल उसके बाद दिखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी और अब जिज्ञासा बढ़ गई कि इधर ही है कहीं। तो वो कावेरी का किनारा मैंने बताया कि था ही। तो आगे बढ़े तो उनको सूंड की आवाज़ जो होती है ना, जैसे हाथी जब पानी से नहाता है, हाँ स्प्रिंकर सी, हाँ, तो वो आवाज़ सुनाई दी। तो समझ गए। तो नदी के किनारे की तरफ बढ़े तो देखा एक हाथी अपना नहा रहा है लेट करके आराम से, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करे कि वही है, कोई और साहब नहा रहे हो, तो कोई और गोली ऐसे कैसे चला देंगे। तो उन्होंने चुटकी बजाई। अच्छा, लेकिन उन्होंने आम चुटकी बजाई, लेकिन हाथी की सुनने की ताकत बहुत तेज होती है। सही बात। वो यूं पलटा तो एक दांत वाला हाथी था। उन्होंने कहा यही है, और 5 मिनट तक पानी में लेटा बैठा रहा। इनको समझ नहीं आ रहा, इन्होंने वेट किया, फिर चुटकी बजाई। जब वो टर्न किया तो भाई साहब उसको जैसे लगा कि वो एक्सपोज हो गया, किसी ने उसको खलल डाल दी। क्या हो गया, वो उसकी वजह की फितरत दौड़ा उनकी तरफ। तो इन्होंने पहली गोली मारी सूंड में, उसके सूंड में लगा, और लिखते हैं कि पूरा खून का एक झरना कह लीजिए पानी में दिखने लगा। फिर भी वो आगे, फिर वो भागना चाहा पीठ दिखा करके, क्योंकि उसको चोट लग गई, गोली लगी, जख्मी हो गया, तो उसको लगा ये खतरनाक चीज़, भागो। तब उन्होंने 2 गोली और मारी। वहाँ पे इस रोग सिंगल टस्क एलिफेंट का अंत होता है। वहाँ पे ये जो पूरा एक आतंक था उसका खात्मा यहाँ पे इन्होंने किया। तो ये तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा था, और जिस तरह से आपने बताया, हमने पूरी उसकी मंजर कशी देखी, एक एक सीन, और हम उसको बहुत नज़दीक से समझ पाए कि कैसे और क्या चैलेंजेस आते होंगे एक शिकारी की ज़िंदगी में। लेकिन जैसे आप जब इसको बोल रहे थे तो हमने बार बार रोग लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं समझते होंगे कि किसी हाथी को कब रोग घोषित किया जाता है, तो क्या उसकी डिटेल्स हैं? जैसे रोग का मतलब होता है कि पागल हो जाना, बिगड़ैल हाथी जिसको कहते हैं, जो आदमी को मारने लगे। अंग्रेजी का लफ्ज़ है ये, अंग्रेजी का लफ्ज़। रोग देखिए वो होता है कि एकदम पागल हो जाना, इंसानों को मार देना, काबू में न रहना। और हाथी बहुत बड़ा जानवर के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव है, तोड़ फोड़, मतलब हाथी जहाँ जाकर तबाही ला सकता है ना। वीडियोस देखी हमने। बिल्कुल, ये कोई गाय भैंस और कुत्ता नहीं है कि जाएगा काटना मारना तो कर ही देगा आपका, सूंड उठा कंट्रोल करना मुश्किल है ना। हाँ, वो किसी गया तो वो फिर गाड़ी उलट देगा, घर ढा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो इतना हैवी है। तो रोग हाथी बहुत खतरनाक होता जब एक लेवल तो ऐसा होता है कि जब माना जाता है कि हाथी को महावत कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमने कई सिचुएशन देखी जब उसने महावत को ही उठा के पटक दिया उसने। हाथी जब पागल होता है तो महावत को भी मार देता है। ये कई किस्से हमने देखे हैं, सुने हैं। कभी कभी भीड़ के मौके पे साउथ में जब उसके उत्सव चल रहा है, वो देखिए वो अलग सिनेरियो में कहूँगा, वहाँ पे हाथी की गलती नहीं होती है जी। हाथी कहाँ का रहने वाले हैं? जंगल का रहने वाले। आपने उनको शहर ले आए, पालतू बनाए, चलो इंसान घटिया गिरा हुआ होता है, वो रहेगा, इस धरती के सबसे गिरा हुआ प्रजाति वही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहे हो आप? उसके कान के पास ढोलक पीट रहे हो, पें कर रहे हो। अरे वो एंजाइटी में है, वो इरिटेट हो रहा है। जब एक एक्सट्रीम क्रॉस कर जाता है उसको लगता है कि जैसे अभी आपके सर पे मैं 2 भोंपू लगा दूं, आप क्या करेंगे? थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त करेगा आदमी, फिर अचानक से आएगा ना उसको गुस्सा। हाँ, गुस्सा आएगा। आप लोग कौन कर रहा है? शकील कर रहे हो, शकील को पीट देंगे आप, आसिफ खान को भी लपेट देंगे। तो हाथी वो वही करता है वहाँ पे। जब उसको पागल हो जाता है वो आवाज़ से, डिस्टर्बेंस से, तो उठा के पटक के मार डालता है महावत को ही कि तू कहेगा महावत भाई, जब मेरी ज़िंदगी तू बनाने पे आया पड़ा है। तो वो सिचुएशन अलग होता है। ये एक जंगल वाला मैंने बताया जैसे कि झुंड से निकाल दिया जाता है, वो एकड़ होता है जो अकेला घूमता है, गुस्से में होता है। रोग वो होता है जो उसके आगे बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, यानी इंसानों को मारने लगे, तब हम उसे रोग डिक्लेयर करते हैं कि हाथी इंसानों के लिए खतरा है।
और जैसा कि हम इंसान मानते हैं कि धरती पे रहने का, जीने का पहला अधिकार हमारा है, तो उसके हिसाब से फिर उसके ऑर्डर निकलते हैं, सरकारें ऑर्डर निकालती कि इसको भाई मार दिया जाए। कई केस में सही भी होते हैं, रोग एलिफेंट को सही करने के तरीके भी होते हैं, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। अच्छा, नहीं तो जो रोग एलिफेंट होते हैं, जैसे तो एक तो एकड़ एलिफेंट का जिक्र किया आपने, जो बिल्कुल अकेले चलता है, झुंड में नहीं चलता है, और कुछ होते हैं जो झुंड में चलते हैं। तो झुंड में वो आते हैं, मीटिंग वीटिंग करके निकल लेते हैं। झुंड में महिलाएं ही होती हैं ज़्यादा, बच्चे और महिलाएं होती हैं। अच्छा। और जो सबसे बड़ी महिला होती हैं, यानी उम्र दराज, जो सबसे घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हर्ड को, उस ग्रुप को लीड करती हैं। वही बच्चों को सारा स्किल सिखाती हैं। उसी ग्रुप में बच्चे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जैसे कोई लेपर्ड या कोई टाइगर अटैक कर रहा है, तो अक्सर एक हाथी दूसरे को बचाने के लिए उस लेपर्ड पे अटैक करते हैं, घेरा बना करके, एक सामाजिक प्राणी की तरह। बिल्कुल, हाथी इतने डिसिप्लिन होते हैं, इतने आपका सोशल कह सकते हैं, कि जब वो बच्चों के साथ होते हैं और हल्का सा खतरा महसूस करते हैं, तो फौरन अपने पैरों के नीचे और बाकी मादाएं जो होती हैं उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि बिल्कुल बच्चों को खतरा नहीं होने। उन्हें सब सिखाया जाता है कि खाना कैसे ढूंढना है, पानी कैसे ढूंढना है, ट्रेनिंग है, पूरी ट्रेनिंग देती हैं। हर जानवर जंगल में जाएंगे, टाइगर हो, हाथी हो, लेपर्ड हो, सब अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग अगर नहीं दी जाएगी तो सर्वाइव नहीं कर सकते। एक वीडियो में देखा था मैंने कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा जो है वो नदी के पास कहीं खेल रहा था, या कोई आर्टिफिशियल पानी की कोई वाटर बॉडी थी, तो वो उसमें डूबने लगता है, तो अचानक दो हाथी आते हैं और उसे बाकायदा पकड़ के सूंड से अपनी निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा जैसे उनका सेंस है कि इसे बचाना है। इंसानों की तरह होती है, इसलिए कहते हैं हाथी और इंसान की उम्र लगभग एक जैसी होती है। जी। जितना लंबा इंसान जी सकता है, हाथी भी उतनी लंबी जीते हैं। हाथी भी रोते हैं अपने के मरने पे, दफन करते हैं जो बच्चे होते हैं उनको, तो पूरी प्रक्रिया इनकी होती है। तो आपका कभी सामना हुआ हाथी से 1-to-1? देखा कभी आपने ऐसे किसी रोग टस्कर? हाँ, से एक ऋषिकेश के पास एक रोग टस्कर मिला था, जिस पे हमने फिल्म भी बनाई थी, और फरवरी 10, 2011 की बात है, जब पहली बार उसने एक इंसान को मारा। अच्छा। इसने 11 महीने में 9 लोगों की जान ली थी। अरे बाप रे, जो अपने आप में बहुत। 11 महीने तो हमें पकड़ने में लगा था इसे, इतना परेशान किया ढूंढने में। तो किस्सा जब हमें पता चला, हम गए। उस समय उत्तराखंड के PCCF होते थे दिग्विजय सिंह खाती, बड़े अच्छे इंसान, और मैंने कई बार उनका जिक्र किया है, तारीफ़ की है, और तारीफ़ के लायक इंसान भी हैं वो। अब तो रिटायर हो चुके हैं। वो थे, तो अपन पहुँचे वहाँ पे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते थे दिग्विजय सिंह खाती साहब। WTI, WII सबकी टीमें, मतलब जितने जंगल की वो हैं बॉडीज़, कुछ NGOs, WTI तो वो है NGO है बहुत बड़ा, जो पिछले एपिसोड में आई थी, वो आई थी, वहीं की थी। तो सारे लोग पहुँचे। उस हाथी को मैंने देखा था कि इतना शातिर था वो। 11 महीने पकड़ने में कैसे लग सकता है, आप सोचिए, जबकि इतनी फोर्स, सब कुछ, पूरे जंगलात के लोग डेरा डाल दिए कि इसको पकड़ना है। जंगलात से, कॉर्बेट से जो डोमेस्टिक एलिफेंट होते हैं, पालतू हाथी, वो बुलाए गए कि उससे इसे पकड़ेंगे, रस्सी फेंक के बांध देंगे या खींच के ले आएंगे, कुछ कर लेंगे। नहीं साहब, मैंने यहाँ तक देखा था, जिस कैंप में हम रुके थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का था, वो कैंप में चलाता था। अच्छा। और अंधेरा हो गया तो आप ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि गिर जाएगा, मर जाएगा। हाथी को बचाना, सुसाइड के ऑर्डर नहीं थे, उसको मारने के ऑर्डर नहीं थे, उसको पकड़ने के ऑर्डर थे। एक महिला खेत में चारा काट रही थी, पता नहीं वो कहाँ से सामने आ गया। मैंने वो डेड बॉडी देखी थी, चीथड़े थे, मतलब आंतें वगैरह बाहर निकल के फेंकाए हुए। हाथी बहुत दर्दनाक के अलावा बहुत ही, मतलब छोड़ता कुछ नहीं आपके बदन में, ख़त्म कर देगा। वो मैंने देखा। मतलब मारने के बाद भी? हाँ, ऐसा नहीं कि मारने के बाद छोड़ता नहीं है, कि वो रगड़ रगड़ के आपको बहुत गंदी मौत मरता है। खैर, तो उस कैंप में हम लोग ठहरे हुए थे, दिग्विजय सिंह आप लोग, मेरी टीम थी पूरी। मैं कभी कभी आया गया, टीम यहाँ पे ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत लंबा खींच गया था। 11 महीने एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो एक दिन क्या हुआ, कॉर्बेट की हथनी थी और ये एंट्री मारता है, और वो खाने के लिए उनकी तरफ गया था बेसिकली, और उन्हीं को टस्क अपने घुसा करके जख्मी कर दिया। तो इतना बदमाश हाथी। अरे बाप रे। कैंप में हमारे आग घुस करके हमारे ही हाथियों को जख्मी करके वो निकल गया। अब साहब ये बड़ा अजीब वो रहे कि इसको कैसे करें।
दिन भर फरार रहे, शाम में दिखे। और शाम में आप मार नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए पहाड़ी पे खड़ा है, आपने ट्रैंक्लाइज किया, वो गिरा, मर सकता है गिर करके। तो सारी दिक्कतें बहुत सामने थीं। खैर उस समय वहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर थे, डॉक्टर पराग निगम, बहुत एक्सपीरियंस वाले, बहुत अच्छे इंसान भी, और डॉक्टर तो खैर कमाल के थे ही। और जनवरी 4, 2012 की बात थी, वो फरवरी 10, 2011, ये फरवरी की बात आती है। इसको ट्रैंक्लाइज किया गया। मैंने देखा जब इसको मारा गया तो ये खड़े खड़े बेहोश हो गया। अरे बाप रे बाप, वो खड़ा ही था, वो गिर गया? नहीं गिरा ही नहीं, खड़ा ही खड़े बेहोश था वो। अरे लेटा भी नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ, जैसे फ्रीज हो गया हो। जेसीबी आई, ट्रकें आई, तो सारा मंजर चल रहा है। और डॉक्टर पराग निगम, तो उन्होंने वो हेक्साब्लेड जो था, आरी टाइप से था, वो निकाला और उसके टस काट दिए दोनों, पूरे नहीं, आगे के इतने थोड़े थोड़े काट दिए गए। तो उन्होंने बताया कि एक हाथी अगर बहुत गुस्से में आता है ना, तो सबसे ज़्यादा उसको लगता है मेरे टस जो है उससे मैं सब कुछ कर दूंगा। टस काट दिए तो उसका, जैसे हाथी काट दिया किसी का, तो उससे उसका गुस्सा जो है शांत हो जाता है। वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में आ जाता है कि भाई मेरे पास ताकत नहीं, मैं कुछ घुसा रहा हूँ, सूंड लड़ रहा है। अब मान लीजिए पेड़ में, इंसान में कुछ घुसाएगा, टस कट गया उसके दांत, तो लड़ेगा क्या, सूंड। तो उससे उसका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। और फिर उसको जो एक इलाका था चिला मोतीचूर के पास, नरेंद्र उसका नाम रखा गया। और वहाँ पे उन्हें ट्रक में डाल करके जब ले जाना शुरू किया, जेसीबी से उठाया गया। आँख पे बेसिकली वो हरे कपड़े डाल दिए जाते हैं कि होश आए तो परेशान ना हो। हालांकि इतना उसको क्वांटिटी में वो डॉट दिया गया था कि वो परफेक्ट टाइम था। करीब 40 मिनट तक दांत काटे गए, उसको अपलोड किया, लिफ्ट करके लोड किया गया ट्रक पे, बड़े वाले ट्रक पे। फिर वहाँ से लेके वो निकला गया मोतीचूर वाले रेंज में। अच्छा। पूरी पब्लिक पीछे पीछे थी देखने के लिए, लेकिन हाथी वैसे ही खड़ा ही था। पर ये भी अजीब है, बड़ा अजीब था। लेकिन वो ऐसे ही बेहोश हुआ था वो। फिर उसे जंगल में अंधेरा हो गया, ले आके जंगल में छोड़ दिया गया, वो आराम से ही सर्वाइव्ड। अच्छा, ये जो टस कटना है उसके बाद उसके सर्वाइवल पे तो कोई असर नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको सूंड से ही तोड़ के वो खाता है। गुस्सा उसके दांतों से है, मतलब अग्रेशन जो है, उसको लगता है कि मेरे दांत कट गए, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो हाथी सर्वाइव किया। फिर वहाँ पे कोई किस्से नहीं हुए। जहाँ पे 9 लोग मर गए 11 महीने में, फिर मौतें नहीं हुई। तो अगर उस वाले हाथी का मैं नहीं कह सकता जो केनेथ साहब वाला था कि इसको कंट्रोल किया जा सकता था, नहीं, क्योंकि उसकी कहानी अलग थी। उसका एक टस टूटा हुआ था, वो एक जंग हार चुका था अपने ग्रुप से, और ऑलरेडी उसको आदमी मारने की आदत तो थी, लग गई थी। बट शायद अगर एक कोशिश करते तो हो सकता था कुछ। बट इस वाले केस में मैंने देखा कि यहाँ पे हाथी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसे रेस्क्यू करके कहूँगा मैं, टस काट करके जंगल में छोड़ा गया और वो सर्वाइव किया। राइट। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जंगल की अक्सर हम जब बातचीत में किसी की अच्छी याददाश्त की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि यार उसकी याददाश्त तो बिल्कुल हाथी की तरह है। हाथी की बहुत अच्छी। और तो हाथी की याददाश्त के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के तो लोग फिल्मों में दिखाते हैं कि बचपन में बचाया था, तो जब वो बड़ा हो गया सर्कस में तो मिल गया पहचान। वो तो खैर उसको थोड़ा अतिशयोक्ति है, पर असल में कितने सालों की उसकी रहती है याददाश्त, और कब तक वो पहचान पाता है? जैसे कभी आपके साथ हुआ कि किसी ने हाथी ने आपको पहचान लिया हो? नहीं, अच्छा वो नहीं पहचाना। मुझे हाथी क्यों पहचानेगा भाई, मैं अपन जंगल में गए थे, निकल के चले आए। हाथी की मेमोरी इंसानों की तरह होती है, अच्छी स्ट्रांग मेमोरी होती है। इनफैक्ट इंसानों से ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। आप देखिए हाथी कहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चले जाते हैं। करेक्ट। और अपने रूट को फॉलो करते हैं। जो हम बात करते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर और इन सारी चीज़ों की, हाथी पानी की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं निकलता। आप अफ्रीकन एलिफेंट को देखिए, पानी ढूंढ लेते हैं, पानी ढूंढते हैं वो, और उनको सब मेमोराइज रहता है। जो लीडर होती है, फीमेल होती है, उसको सब याद होता है, इसी रूट से जाना है, ये मौसम आएगा तो यहाँ पे पानी कम, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ सूखा पड़ेगा, यहाँ पे हमें खाने के लिए पेड़ और दरख्त मिल जाएंगे। तो उसके पूरे दिमाग में बैठा रहता है। ये नहीं कि बौड़ाहे की तरह घूम रहा है जंगल में, दूसरे कहीं वो मर जाएंगे ऐसे। आप देखें कि पूरे उसको याद करके चलते हैं, और आसान नहीं है उनके लिए इतना सब कुछ, क्योंकि अब जिस तरीके से जंगल ख़त्म हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में इतने मतलब चेंजेस हो रहे हैं, बारिश कब हो जाए हमें नहीं पता, तो वो उनके लिए भी कितनी दिक्कत की बात है। उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे हैं। आज के पूरे हिंदुस्तान में 30,000 से
करीब हाथी हैं, तो ये दिखाता है कि वो इस माहौल में भी अपने आप को ढाल करके जीना सीख रहे हैं। पहले जैसी स्थिति उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो जी रहे हैं। तो ये दर्शाता है, दिखाता है कि हाथी का दिमाग कितना तेज है, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है कि अपने रूट को फिर भी वो ढूंढ लेते हैं। तो आजकल ये जो हाथियों का जो इलीगल शिकार हो रहा था, पहले जो उसकी बड़ी टेंशन थी, बड़ा सरकार कोशिशें करती थी, अभी कैसा है उसकी स्थिति है उसकी आसपास के जंगलों में और दुनिया में? बल्कि पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, मैं कहूँगा हाथियों का। पोचिंग तो हो ही रहा है अभी भी, एकदम से बंद नहीं हो गया, ख़त्म नहीं हो गया है। और अफ्रीका में एक चीज़ है, वहाँ पे जब हाथी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर में दिए गए हैं, मतलब बिजनेसमैन को दे दिया कि आप रन कीजिए, बड़े बड़े उनके रिजॉर्ट होते हैं, और एक जंगल का इलाका दे दिया जाता है कि आप संभालेंगे, आप मेंटेन करेंगे। वहाँ पे जब हाथियों की तादाद बहुत बढ़ जाती है तो उनको शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए जाते हैं, मतलब चुनिंदा किया जाता है। उसमें ऐसे नहीं किसी को भी मार देंगे, कोई बूढ़ा हो गया है या बदमाश है, हाँ, वहाँ की ये स्थिति आइडेंटिफाई करके। अभी हाल ही में मैंने ये खबर पढ़ी, हाँ, कि कुछ को शूट एंड साइट का ऑर्डर मिला। बिल्कुल, वो करते हैं ऐसा मान के कि जंगल की जो कैपेसिटी है, जंगल में जो इतने हाथी रह सकते हैं, इसके ऊपर हाथी बढ़ेंगे तो जंगल को भी खतरा होगा, हाथियों को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि जंगल खाना कम होगा तो बाकी हाथी मरेंगे। तो उन हाथियों को चुनते हैं जो, अब यहाँ पे फिर वही इंसान गिरा हुआ, तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि इसको मारना है, इसको नहीं मारना है। पहली चीज़, मारना ही क्यों, लेकिन चलिए। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उसका प्राइस रखते हैं, पैसा रखते हैं। शिकार तो अब इलीगल है, लेकिन शिकारी तो कई लोगों के दिल में अभी भी पैदा हो रहा है, दिलों में बसता है शिकार करना। तो उनको बुलाया जाता है कि आप आइए साहब, हंट कीजिए, और एक शर्त रखते हैं कि आप हाथी के माथे पे गोली मारेंगे, पेनफुल डेथ नहीं देना है। और उनकी गन बड़ी अच्छी होती है, और उनके पैसे रखे जाते हैं, किसी का $1,00,000, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने में, पैसे अच्छे खासे वसूलते हैं वो। इनका शौक भी पूरा हो गया, गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हो गया। तो इस तरीके से वो बैलेंस करते हैं। तो वो एक तरीके से पोचिंग ही कहा जाएगा ना। वो मार करके, वो भी हाथी मारता है, आप भी हाथी मरवा रहे हो वहाँ पे लाइसेंस दे करके। वो मुझे बहुत गंदा लगता है, क्रूरता लगती है कि किसी बेजुबान को आप कैसे डिसाइड करने वालों कि इस दुनिया में अब तुम नहीं रहोगे। पिछले साल की खबर थी, जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मार कर, और वहाँ पर तो उन्हें खाते भी हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, हाथी को खाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक तो वो गरीब देश है, वहाँ खाने की दिक्कत, तो लोगों ने तो वो भी करते हैं कि इसी बहाने उनके जो आवाम है उसको खाना, वो इसीलिए मारा गया कि वहाँ के लोगों में खाने की बहुत कमी थी, उनको प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहा था, तो 200 हाथी को मारने का ऑर्डर दे दिया। और हाथी बहुत है वहाँ, कैपेसिटी से ज़्यादा है। बट मेरा सवाल दूसरा है कि तुम कैसे डिसाइड करो कि कैपेसिटी से ज़्यादा है? इंसान वहाँ पे चलो भूखे मरो, उसी को मरने दो, फिर उसको क्यों जिंदा रखना चाह रहे हो तुम? वो जिंदा रख के क्या ही उखाड़ देगा? क्योंकि वो वोट नहीं देता ना। बस यहाँ पे उस बेजुबान के लिए कोई जुबान नहीं बनेगा, और इनके लिए हाथी मार दो साहब, 200 हाथी। तो वो इंसान, मैंने कहा है ना, सबसे घटिया प्रजाति था, है और रहेगा। अच्छा, जो ये अब तो ये जाहिर प्रैक्टिस बंद हो गई है ज़ू में हाथियों को करने की, पर इनकी जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस था वो भी बड़ा दर्दनाक होता होगा, मुझे लगता है कि एक हाथी को ट्रेन करना, क्योंकि जब महावत को ट्रेन करना मुश्किल होता है तो वहाँ तो उससे पता नहीं क्या करवाते हैं आप। हाँ, इतना पेनफुल वो प्रोसेस है पूरा ट्रेनिंग का। मैंने जिक्र किया हुआ एक एपिसोड में। जी मुझे याद है। हाँ, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो वाकई में, जो नए लोग जुड़े होंगे, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए है कि देख नहीं सकते आप। एक ठीक है, आप कहते हो कि जी हमें अपने काम के लिए जंगल में हाथी चाहिए होंगे, पेट्रोलिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और भी तरीके हो सकते हैं यार। नहीं, वो हाथी से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती। जब उसे पकड़ के लाते हैं, आप सोचिए, लहीम सहीम हाथी को पकड़ के ला गया, हालांकि वो बहुत बूढ़े नहीं हो सकते, 15 साल 14 साल के हों, उनको पकड़ते हैं, या और भी छोटा हो, उसको बाड़ा बनता है, मोटे मोटे जो पेड़ के दरख्त होते हैं ना, मोटे मोटे, जिसको तोड़ने नहीं जा सकता, उसको ऐसे चारों तरफ से घेरा जाता है। राइट। फिर हाथी को घुसा कर उसको बंद कर देते हैं, जगह इतनी कि हाथी 1 फीट आगे 1 फीट पीछे भी नहीं जा सकता, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। बिल्कुल। और इसके ट्रेनर होते हैं, जो कलिता है फैमिली नॉर्थ ईस्ट की, मैं दीपेन कलिता उनका नाम था, और वो भी आए थे ऋषिकेश वाले हाथी को पकड़ने में हमारी मदद करने के लिए। तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो भाई साहब, उनकी ट्रेनिंग ये होती है, हाथी खड़ा है, अब न हिल सकता है न डोल सकता है,
वो बांस के जो सोटियाँ होती ना हरी वाली, इसमें साड़ लगता है, उसको मारते ही रहते हैं, पैरों पे, पीठ पे, हर जगह मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। हाथी, और सिक्कड़ से बंधा भी हाथी, कुछ रिएक्ट भी नहीं खाली कर सकता, वहाँ चीख रहा होगा, मतलब पेनफुल प्रोसेस। 10 दिन तक पिटाई ही पिटाई, कोई बात ही नहीं कर रहा, क्यों मार रहे हो, तो हाथी को नहीं पता क्यों मार रहे हो भाई। पिटाई करने के बाद जब हाथी मार खा के सुस्त हो जाता है, अब वहाँ डिसाइड होता है कि इसका महावत कौन बनेगा, क्योंकि हर आदमी तो कंट्रोल नहीं कर सकता और हाथी के दिमाग में बैठाना है। तो एक आदमी डिसाइड हो रहा है कि मान लीजिए जमशेद महावत बनेंगे, तो आपको लाया जाएगा कि तू इसे रोटी दे, तो आप उसे किसी भी नाम से पुकारो, उसका कोई नाम तो है नहीं। तो रामा, एक हाथी जो मैंने बताया था बांधवगढ़, रामा रामा रोटी, तो रामा को लगा कोई तो इंसान दिखा जो मार नहीं रहा, खाना दे रहा है। रामा पानी, लेकिन रामा भी आपको बचाने लेकिन खा रहा है, और बाकी आदमी लगे पड़े हैं, धड़ाधड़ कुटाई, धड़ाधड़ कुटाई, गुड कॉप बैड कॉप वाला जो। हाँ, बाकी लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। अब वो बेहाल हो चुका मार खा करके, फिर वो आएंगे जमशेद, रामा पानी, रामा रोटी। इस प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं। ये तो कुछ अपना पॉलिटिकल सिस्टम जैसा हो गया मामला, ऐसे ही होता है। नहीं, बहुत पेनफुल था मेरे लिए देखना। फिर एक टाइम के बाद बाड़े को थोड़ा सा खोला जाता है, मतलब 5 फुट आगे 5 फुट पीछे, थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा कि मूव कर, थोड़ी राहत दें। फिर जमशेद को बोला जाए, यानी जो उसका महावत बनने वाला है, कि इस पे जरा बैठ के देखो, तो उस पर पैर रखता तो झड़कता है, क्योंकि आप क्यों चढ़ रहे हो मेरे ऊपर यार सर पे, तो हट जाएगा पीछे। फिर वो खाना देगा रामा, उसकी और पिटाई करेंगे। उसको लग रहा है एक ही आदमी है जो ठीक लग रहा है, ये सही आदमी है। कुछ टाइम के बाद वो आपको अलाउ करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा भला चाहता है, ये मुझे मारना नहीं चाहता। अब आप उसकी पीठ पे बैठ गए, यानी गर्दन पे बैठ जाते हैं। आप बोलते रामा आगे, रामा पीछे, पैर से उसको रोकना। वो सब कहते हैं कि हाथी के, कोई कहता है 25, कोई कहता है 28, कोई कहता है 32 टेक्निक होते हैं उसको आगे पीछे रोकने और चलाने के लिए, जो कि अच्छे होते हैं, लेकिन अपने अपने वो होते हैं। तो वो उसको सब सिखाता है। हाँ, आगे आगे रामा, पैर से उसको मारेगा, उसके कंधे पे या गर्दन पे, तो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, धीरे धीरे वो ट्रेन हो जाता है। फिर 6 महीने 8 महीने बाद एक आदमी, यानी जो महावत होता है, सर बैठ के उसे जो न कराए, जो मालिक, लकड़ी उठाओ, ये कर दो, वो कर दो, वो सब कर रहा है, ट्रेन हो जाता है कि मैं इनका हुक्म मान लूंगा। अब वहाँ पे वो मान के चलता, पूरी दुनिया गिरी हुई है, यही इंसान जो बैठा है, यही सही है, इसका कहना मानूंगा, इसके अलावा मैनिपुलेशन। हाँ, अब वो जिंदगी भर ना हाथी उसको छोड़ सकता है, ना आदमी हाथी को। तो वो बहुत गहरी उनकी दोस्ती होती है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है वो। तो ये हाथियों के बारे में और हमने तफसील से बात की एक पुराने एपिसोड में, अगर आप उस पर सुनना चाहते हैं तो हमने पुराने एपिसोड्स में आप ढूंढे हाथियों के बारे में, उसमें आपको मिल जाएगा। और आज की बातचीत बहुत मज़ेदार रही, बहुत कुछ हमने जाना, पर अब वक्त कम है तो हम ख़तों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। और देखते हैं कि किन दोस्तों ने हमें इस हफ्ते ख़त भेजे हैं। और आपको ख़त पढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप भेजना चाहते हैं अपना ख़त, तो हमारा पता है radio@aajtak.com। पहली जो चिट्ठी है वो है ऋषभ चौरसिया साहब की। लिखते हैं कि खानचा, कुछ दिनों पहले तडोबा नेशनल पार्क से खबर आई कि वहाँ के मेल डोमिनेंट टाइगर छोटा मटका ने ब्रह्मा नाम के टाइगर को टेरिटोरियल फाइट में मार दिया है। वैसे ये थोड़ी पुरानी खबर है, पर जंगल का नियम जो ताकतवर रहेगा वही जिंदा रहेगा। वैसे खानचा, आपसे थोड़ी नाराज़गी है। आपने पहले अपने पुराने एपिसोड में मेरे द्वारा ईमेल के माध्यम से कान्हा नेशनल पार्क और मुन्ना टाइगर का जिक्र के दौरान कान्हा पार्क और मुन्ना टाइगर में पूरा एक एपिसोड लाने का वादा किया था, पर अभी तक आपने वो वादा पूरा नहीं किया है। खैर, उम्मीद है कि इस मैसेज के बाद आप वादा पूरा करेंगे। बताते चलें जैसे खबर लिख रहे हैं, बताते चलें खानचा की, वैसे अभी एक सर्वे के बाद कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर के लिहाज से देश के सबसे सुरक्षित और बेहतर नेशनल पार्क में माना गया है, जो कि पार्क के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया इस पर भी एपिसोड बनाएं, और बाकी हम आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे। ऋषभ चौरसिया, मंडला, मध्य प्रदेश से। बिल्कुल, मांडला से ही ऋषभ, और हमेशा खत लिखते हैं। मुन्ना पे भी करेंगे और कान्हा पे भी करेंगे। जो इन्होंने बात कही ना, कान्हा वाली बात की, उसको सबसे सेफ, सबसे अच्छा टाइगर के लिए जंगल माना गया। वाकई में मैं कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सारे जंगल अच्छे, लेकिन कान्हा का एक अलग मज़ा है। और जल्दी इस पे यार ऋषभ एपिसोड करेंगे। हाँ, किन किन की सुने, किन किन ना सुने, लेकिन सही बात है, इतने सारे एपिसोड्स हैं, पर हम कोशिश करेंगे सारे एपिसोड। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार। अगली चिट्ठी जो है वो है हमारे दोस्त विभांशु यादव साहब की।
लिखते हैं कि खानचा, आपने जंगल को बहुत करीब से जिया है। आपने खाने को लेकर संघर्ष भी देखा होगा। 3 ताल के एक एपिसोड में आप सभी ने लोगों से बच्चियों और महिलाओं के सम्मान के लिए आग्रह किया था और बहुत से लोगों ने उस पर अपना समर्थन दिया था, आपने वीडियो और पत्र के माध्यम से। उसी तरह खानचा जमशेद जी और शेर खान सुनने वाले सभी जनों से इस पत्र के माध्यम से एक छोटी सी गुजारिश है कि हम सभी के घरों में हर दिन कुछ ना कुछ बीज, फल और सब्जियों से बीज निकलते हैं, फल सब्जियों से, जिन्हें अक्सर हम कूड़ेदान में डाल देते हैं। अगर आप कर सकें तो उन्हें कूड़ेदान में न डालकर ऐसी जगह फेंक दें या मिट्टी में बो दें जिससे वो अंकुरित हो सकें। और आपके आसपास कोई जंगल, बागीचा, खेत हो अगर तो वहाँ फेंक दें। और अभी बारिश होगी तो उन्हें पानी की समस्या भी नहीं होगी। इससे होगा ये कि इनसे होने वाले फल सब्जियों के वहाँ पक्षी जो आते हैं, जानवर आते हैं, उनको भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी शेर खान अनवरत जारी रखिए। विभांशु हैं अकबरपुर से। विभांशु यार, बहुत अच्छा सुझाव है ये, और टाइमिंग देखिए उन्होंने सही चुना कि बारिश का वक्त है। और न सिर्फ ये, आप जब कभी लंबे ट्रिप पे जाते हैं, करेक्ट, तो जैसे आपने कुछ खाया, उसके बीज मिल गए, या कोशिश की रख लीजिए ऐसे बीज, सीड्स जो होते हैं, आपको कोई ला के देके छीट दीजिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उससे भी कुछ या बहुत बड़ी क्रांति। तो आपको पता है, इंसान तो जंगल काटने में, खेत काटने में लगा हुआ। कैसे गांव के लोग सोचते हैं कब हमारे गांव में बिल्डिंगें बनेंगी, हम कब तरक्की करेंगे, खुलेगी, हाँ तरक्की हम कब करेंगे। बट उसके बावजूद आप अच्छी सोच रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बात जितने लोग अमल कर पाएँ उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन रेडकर साहब की चिट्ठी अगली। लिखते हैं कि नमस्ते खानचा, मैंने समाचार में पढ़ा कि हाल ही में, चलिए अच्छी बात है, समाचार पढ़ भी रहे हैं कुछ लोग, वरना आजकल सब देख ही रहे हैं। क्या देखने को मिलता है आजकल। मैंने समाचार में पढ़ा कि हाल ही में इंसानों पर हमला करने वाली एरोहेड बाघिन के शावकों को राजस्थान के 3 नए बाघ अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये बाघ संरक्षण के लिए बहुत अच्छी खबर है और हमें उम्मीद है कि ये बाघ इन जंगलों में बाघों की आबादी को बढ़ाएंगे। लेकिन सर, इस हफ्ते बाघिन एरोहेड ने अपनी दादी मछली की तरह एक मगरमच्छ को मारकर खा लिया, जो अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले। और बुरी खबर यह है कि एरोहेड अभी अभी नहीं रही, अब वो इस दुनिया से को अलविदा कह गई हैं। और इन्होंने जो बताया मछली की तरह, मैं आपको बता ही रहा था। जी जी, आपने तो एक बुरी खबर है शेर खान सुनने और देखने वालों की, एरोहेड इस दुनिया में नहीं रही। जी, तो इस पर इन्होंने लिखा था कि मैं आपसे विचार जानना चाहता हूँ। तो अब क्या है, अब तो वो नहीं रही, तो उन पर क्या विचार हाँ, है? वो पर जाहिर है उनके जो बात हो रही है उनके बच्चों की, वो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि बहुत हद तक तो वो बेट पे डिपेंडेंट हो गए थे। मसला ये था। और एक रेंजर साहब जो अपनी जान गंवाए, कई लोगों ने जान गंवाई, रिसेंट में भी वो रेंजर साहब थे, तो उसको लेके फैसले लिए गए हैं। इंसान, क्या मैं बोलूँ यार, मैं कई बार सवालों से नहीं परेशान होता हूँ ये जो हो रहा है। मतलब आपने किसी को बेट डालना शुरू किया, फिर टूरिज्म के लिए उसको वहीं रखा, उसके बच्चे भी बेट पे डिपेंडेंट हो गए, फिर आपने इनकी जो मौत हुई इनको बेट डालना बंद कर दिया गया था एरोहेड की। उन जब जो मगरमच्छ को जब वो मार रही थी, मगरमच्छ मारना टाइगर का ऑप्शन नहीं है, शौक नहीं, सॉरी, जब ऑप्शन नहीं बचता तो वहाँ जाता है। बिल्कुल। और जब वो मार रही हैं, आप देखिए वो फोटोग्राफ्स को, बिल्कुल सुकड़ी हुई सी हैं, जान नहीं है शरीर में। भूख से जब पागल हो तब उन्होंने उसका हंट किया। इनफैक्ट उसमें उनकी जान जा सकती थी, बट खाने के लिए तो आदमी कुछ भी करता है ना। बेशक। तो बेट देना बंद किया और आज उनकी मौत हो गई। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। और आप जब जिक्र कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी इंतकाल हुई है। खैर, थैंक यू सो मच, अपडेट करते रहिएगा। बाकी एक हमारे पास ऑडियो चिट्ठी भी है राकेश दत्त साहब की, जो बहुत सुंदर चिट्ठी भेजते हैं, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। चलिए सुनते हैं कि आज राकेश साहब क्या कह रहे हैं। प्रिय खानचा, जमशेद भाई, शेर खान की पूरी टीम और शेर खान सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड से। खानचा, मैं आपका पॉडकास्ट लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ और आए दिन मैं आपको ऑडियो चिट्ठियां भी भेजा करता हूँ, और जिन्हें आप अपने एपिसोड्स में शामिल भी करते हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। खानचा, मैं रिटर्न लेटर्स इसलिए भी नहीं भेज पाता हूँ क्योंकि उसके लिए लेखनी कार्य के लिए एक अलग से समय देना पड़ता है और मेरा कार्यक्रम थोड़ा सा व्यस्त रहता है। ऑडियो चिट्ठी के साथ सुगमता ये होती है कि आप चलते चलते कहीं भी अपने दिल की बात रिकॉर्ड करें और भेज दें। इस कारण मैं ऑडियो चिट्ठी ही ज़्यादातर भेजा करता हूँ। खानचा,
आज मैं आपको एक विशेष धन्यवाद कहना चाहता हूं उस एपिसोड के लिए जिसमें आपने WTI की उपासना गांगुली जी को आमंत्रित किया। उस संवाद को सुनते हुए ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं किसी किताब के पन्नों में नहीं बल्कि जंगल की किसी पगडंडी पर खड़ा हूं, वाह। हाथियों के एक शांत झुंड के सामने, जहां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाएं बोल रही थी। उपासना जी ने जिस सादगी और आत्मीयता से हाथियों के व्यवहार, उनके पारिवारिक संबंधों और कॉरिडोर्स की बात की, जो पीढ़ियों से हाथियों के जीवन का हिस्सा रहा है, वो मेरे लिए काफी भावुक पल था, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कई लोग हाथियों और अन्य वन्य जीवों के लिए जंगलों में लगातार काम करते रहे हैं। हाथी, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ विशाल जीव समझते हैं, दरअसल यादों से भरे, रिश्तों में बंधे और परंपरा को निभाते प्राणी हैं। और जब उनके वो रास्ते जिनसे उनकी माताएं और दादियां चला करती थी, अब किसी सड़क या किसी शहर के चपेट में आ जाते हैं और टूट जाते हैं, तब उनका भटकना केवल भौगोलिक नहीं होता बल्कि भावनात्मक भी होता है। इस बातचीत ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हम विकास के नाम पर किस कीमत पर चीजें खो रहे हैं? क्या हम अपनी सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस की क्षमता भी खोते जा रहे हैं? आपका ये एपिसोड सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक प्रेरणा थी और एक आईना था, जिसमें हमने जंगल को नहीं बल्कि खुद को देखा। इसीलिए मैं आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति कि आपने ऐसे विषय को मंच दिया, और उपासना जी के प्रति भी आभार कि उन्होंने उन जीवों को आवाज दी जो खुद शब्दों को नहीं ढाल सकते। खानचा, पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ की दुनिया में कई और घटनाएं भी घटी, जिनमें एक सुखद घटना ये हुई कि कान्हा को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में देश का सर्वश्रेष्ठ बाघ रहवास चुन लिया गया है। दूसरे नंबर पर पेंच रहा। ये जो कंपटीशन हुआ, ये 8 टाइगर रिजर्व्स के बीच में हुआ। ऐसे 8 टाइगर रिजर्व्स जिनमें प्रे बेस की डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 50 से ज्यादा है। ऐसे 8 बाघ रहवासों को चुनकर उनके बीच में कई और पहलुओं को जांच पड़ताल करने के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कान्हा को सर्वश्रेष्ठ बाघ रहवास माना। पिछले दिनों रणथंभौर में फिर एक बाघ हमले की घटना घटी, जिसमें एक 60 वर्षीय गार्ड जो कि मंदिर में चौकीदारी का काम किया करते थे, जिनका नाम राधेश्याम था, उनकी मौत हो गई। और इस घटना का जिम्मेदार भी एरोहेड की बच्चियों को ही, यानी एरोहेड की शावकों को ही माना गया। जिसके बाद रणथंभौर प्रशासन ने 17 जून को एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें यह कहा गया एरोहेड की बाकी 3 शावकों, उसी लीटर के बाकी 3 शावकों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, जैसे कि RBT 2508 को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। RBT 2509 जो एक मेल शावक था उस लीटर का, उसको कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं RBT 2507 उसको इनक्लोजर में डाल दिया गया है, और कनकटी पहले से ही इनक्लोजर में थी। अब इन घटनाओं से ये समझ आता है कि हम सबको, चाहे शहर में रहने वाले हो या गांव में, जंगल की भाषा फिर से सीखनी होगी, क्योंकि जब जंगल चुप हो जाते हैं तो इंसान की आत्मा भी धीरे धीरे मौन हो जाती है। क्या बात। रणथंभौर में बाघों को शिफ्ट करने की घटना मेरे लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हम इंसान ही जंगल में घुसे चले जा रहे हैं, और जब उन जंगलों में इंसानों के घुसने के बाद उन पर बाघों के हमले हो रहे हैं, तो हम बाघों को उस जंगल से ही निकाल दे रहे हैं। ये अत्यंत ही दुखद घटना है। खैर खानचा, आज की इस ऑडियो चिट्ठी में इतना ही। आपका एक रेगुलर श्रोता राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत मैं सुंदर। दास साहब से इसलिए बहुत खुश होता हूँ इनको सुन के कि इनको पूरे जंगलात हिंदुस्तान के जितने सब मालूम होता है। बेशक। और देखिए क्या अच्छी इत्तेफाक है राकेश साहब कि जब आप हाथियों को जितना प्रेम करते हैं, आप भी हाथियों के लिए बहुत काम करते हैं। आज का एपिसोड भी हाथियों पे ही है, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और जो जानकारी आप शेयर करते हैं वो कमाल की है। और जिस टाइगर एरोहेड की आप बात कर रहे हैं, अभी अभी आपने सुना ही होगा कि वो नहीं रही। और जो बात आप कह रहे हैं कि किसी टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी, ये मैं भी इससे कभी एग्री नहीं करता।
क्योंकि आपके घर से निकाल कर मैं कहीं भी छोड़ दूं पहाड़ पे, पता नहीं एक तो मैं आपके पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, तो कैसा लगेगा आपको कि खैर वो ट्रॉमा होता है उनके लिए, एंजाइटी बहुत होती है ऐसे में टाइगर को। बेशक, बट चलिए इंसान है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। थैंक यू सो मच। ये ऑडियो चिट्ठी सुन के मुझे यही कहना है आप लोगों से कि जो बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी ऑडियो चिट्ठी भेजें। उससे क्या होता है कि आप अपनी बात बहुत आपकी आवाज़ में हम सुन पाते हैं और मैं इंजॉय करता हूँ, और हम लोग भी इंजॉय करते हैं। तो ऑडियो चिट्ठी भेजें, पता वही है आपका radio@aajtak.com, उस पर आप आसानी से भेज दें ऑडियो चिट्ठी, आवाज़ रिकॉर्ड करें। आप सबके पास तो फ़ोन है, और जो भी आपके जंगल के एक्सपीरियंस हो आप शेयर करें, छोटी मोटी कुछ भी। जंगल क्यों, आपके गांव में कुछ कुछ किस्से होंगे वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए। नहीं है कि आपने कोई टाइगर की ही बात करें, हाथी बात करें, आपने एक चिड़िया को भी देखा, उसके बिहेवियर को आप डिस्क्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा। एक्सप्रेस करें अपनी आपको एनिमल्स के लिए। तो बहुत शुक्रिया, ऑडियो चिट्ठी भेजें। अब हम पिछले एपिसोड में जहां उपासना गांगुली जी आई थी, जिनसे आपकी लंबी बातचीत हुई थी, उस एपिसोड पर जिन लोगों ने कमेंट्स किए कुछ उनको शामिल कर लेते हैं। कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी होती है तो हम कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। सचिन पाटिल कहते हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। आर्यन आयुर्वेद कहते हैं जंगल जिंदाबाद। उपासना गांगुली मैम की ग्रेट इन्फॉर्मेशन, और आसिफ सर थैंक यू सो मच। अवनूर सिंह कहते हैं ग्रेट पॉडकास्ट। एक ईमेल आईडी है wildlife with कुलदीप, उसमें कमेंट किया किसी ने कि दिस सिस्टर हैज़ अमेजिंग नॉलेज, सैल्यूट टू यू सिस्टर। जिन लोगों की ईमेल आईडी इस तरह के नामों की है वो उसमें नीचे अपना असली नाम भी लिखा करें, ताकि हम जुड़ सकें, पता चले कि कौन सा बोल रहे हैं। हालांकि इससे पता चल रहा है कुलदीप नाम के हैं। मनिक जाधव साहब कहते हैं नाइसली स्टडीड इंटरव्यू, कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैन। सरफान खान साहब कहते हैं खानचा जमशेद भाई आप दोनों को सलाम। सर मैं काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहा हूँ कि विवेक अवस्थी जी को भी पॉडकास्ट पर लाओ प्लीज़, अगर हो सके तो नेक्स्ट पॉडकास्ट उनके साथ हो तो मज़ा आ जाए। बलराम सिंह साहब कहते हैं अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो। यश शाह कहते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल था ये एपिसोड। एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में इन डिटेल्स और अच्छी जानकारी मिली, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। विजय नागर कहते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन। मृणालिनी तेजपुर आसाम से है, ये लिखती हैं जंगल जिंदाबाद। हाथी के बारे में जान के बहुत खुशी हुई, उपासना गांगुली को बधाई हो। और बहुत सारे कमेंट बहुत लोगों ने किए। उपासना भी देख सुन रही होंगी, हाँ, तो आपका ये संदेश उन तक जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। शोभा बोरगे, राजीव थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दिनेश भाई, रवि सिंह। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है हमेशा की तरह। खानचा और जमशेद सर आप दोनों सलामत रहो, और हमारे पता नहीं भाई सलामत रहें कि मैं कभी शेयर ना आए तो। हाँ, और हमारे जमशेद भाई मेरे साथ जंगल जाना ही नहीं चाहते यार, उनको डर रहता है मैं उनको टाइगर के सामने फेंक दूंगा, हाथी से मरवा दूंगा, पता नहीं क्यों ऐसा। गया तो पता नहीं अगली बार से फिर आप लोग मुझे ये डर है कि जिप्सी पे हम खड़े हैं, सपोज कीजिए हाथी का झुंड आया, तो आप इस गफलत में मुझे धक्का दे देंगे, ये मुझे धक्का दे, इससे पहले मैं इसे धक्का दे देता हूँ। खैर ठीक है। रवि सिंह कहते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है हमेशा की तरह। खानचा जमशेद भाई आप दोनों सलामत रहो, और हमारे वन्य जीवों के लिए ऐसे ही अच्छे काम करो, आपको सलाम है। उपासना मैम की इन्फॉर्मेशन सुनने लायक है और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। पुनीत शिंदे कहते हैं आई एम एन MBA स्टूडेंट एट टॉप बिजनेस इन इंडिया। इन द फ्यूचर व्हेन आई विल वर्क विद कॉर्पोरेट्स और स्टार्ट माई ओन बिजनेस, I will make sure that all the operations and CSR funds should be used in the betterment of our forests and prevention of it। ये हुई बात यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया पुनीत साहब। नीतीश कुमार बिहार से नहीं है ये, उत्तराखंड से हैं, लिखते हैं लव टू खानचा एंड जमशेद भाई। डॉक्टर नीतीश कुमार फ्रॉम उत्तराखंड दिस साइड। उत्तराखंड में हो रहे एक्सेसिव डेवलपमेंट ने जंगल और जानवर दोनों के लिए एक समस्या बढ़ा दी है, और लोग जानवरों के इलाके में जाते हैं और फिर जानवर पे ही आरोप लगाते हैं कि हमला करते हैं। ये हमला तो हमने उनके हैबिटेट्स पे किया है, और जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे उतनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। नीतीश कुमार फ्रॉम उत्तराखंड। बहुत अच्छा नीतीश भाई, बिल्कुल सही लिखा है आपने। वहाँ रहते हो, आप तो देख रहे हो, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ चीज़ें क्या से क्या होती जा रही हैं। हर बार जाओ तो आपको लगता है कि हम कहाँ तक घुसते चले जाएंगे। हर्ष द्विवेदी हैं शहडोल से, लिखते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब शेर खान सुनना फिर से शुरू। खानचा एक एपिसोड स्पॉटेड डियर और इंडियन गौर के बारे में प्लीज़ बनाइएगा, जंगल जिंदाबाद। ज़रूर यार। चक्कर क्या है ना कि सब लोग का फोकस, मैं हमेशा कहता हूँ भाई टाइगर हाथी सुपर उठो, लेकिन नहीं,
इंटरेस्ट सबका उसी में रहता है, टाइगर हाथी। जंगल के बारे में और भी बात हम करेंगे, हालांकि हमें इसमें नहीं फंसना है। हमें पूरे जंगल से प्यार है, जंगल की एक एक चीज़ से प्यार है। उस पर एपिसोड बने, नंबर भी कमा रहे, लेकिन क्या किया जाए, जो है यही है, जो है यही है। गौरव जोशी साहब कह रहे हैं, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन एलिफेंट मिस गांगुली टू योर पॉडकास्ट खांचा। शी हैज़ एक्सप्लेन्ड द कंजर्वेशन एफर्ट दैट आर लेड आउट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन कमिंग ईयर्स वेरी एक्सटेंसिवली इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर। हाँ, गौरव साहब ने कहा है। और चिन्मय पाठक साहब कहते हैं, आसिफ खानचा और जमशेद भाई को दिल से धन्यवाद, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। मैं आपके पॉडकास्ट के एक एपिसोड बार बार सुनता हूँ। मेरा सुझाव है कि आप एक आध बार आनंद शिंदे ट्रंक कॉल पे प्रमुख को बुलाएं। जी, कोशिश रहेगी। तो कुछ नाम ले लेते हैं जल्दी जल्दी, कमेंट्स तो बहुत सारे हैं। जैसे पुष्कर कुमार सिंह ने लिखा है, राय भट्ट साहब हैं जिन्होंने कहा है, लिखा है कमेंट। एहतशाम ने झारखंड से लिखा है, शादाब मेलकर, बीबन यादव, दिनेश कुमार, फिलोसफर, एडिटर्स, ये सब नाम इसमें हैं। मोर भट्ट सिंह, एहतशाम, तो तमाम लोगों के कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं, कमेंट्स मैं तो करते कमेंट्स रहिए पढ़ता हूँ और हमारे एपिसोड्स को देखते रहिए। फिर दोबारा हम जुड़ेंगे किसी और वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट के साथ और आपके साथ उस पर लंबी चर्चा होगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। जंगल जिंदाबाद।